ठीक है बेटा, आज बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। अच्छा, ओके, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था पीएन जंक्शन डायोड और ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स क्लास स्विच ऑफ हो गई। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन। तो लेट्स से कि हमारे पास ये एक पीएन जंक्शन है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि पीएन जंक्शन बेसिकली बनाते कैसे हैं बेटा। अगर हमारे पास एक पी टाइप सबस्ट्रेट हो और एक एन टाइप सबस्ट्रेट हो, बहुत फाइन वेफर्स होते हैं पी टाइप और एन टाइप सबस्ट्रेट के। फिर से अगर हम बात करें तो पी टाइप बनता कैसे है। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालें, यानी ग्रुप 13 की इंप्योरिटीज ऐड करें, तो हमारे पास एक होल एक्सेस कंडीशन बनती है, जिसको कि हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, जहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स आर इमोबाइल आयंस यानी होल्स। और होल्स कैसे बनते थे वो हमने लास्ट टाइम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में समझा था, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम इंट्रिंसिक में पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डालते हैं, यानी ग्रुप 15 की इंप्योरिटीज हमने ऐड करी, तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट बनता है, उस सबस्ट्रेट के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहां दो सबस्ट्रेट लिए, एक हमारा एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप सबस्ट्रेट के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब कुछ माइनॉरिटी भी होगी, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। इसी तरह से पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा यहां होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जाने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। इट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नियर द जंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स नियर द जंक्शन होते हैं, वो अपने आप को जंक्शन के पास अलाइन करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह से यहां पर कुछ होल्स होंगे जिन्होंने अपने आप को जंक्शन के पास अलाइन कर रखा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स, ये एन ये पी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करते हैं पी की तरफ, एंड इट सीम्स दैट पी यानी होल्स, दे सीम्स टू मूविंग फ्रॉम पी टू एन। अब ये जंप कर जाते हैं और रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन इस तरह के रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर इधर हमारे पास एन टाइप में कुछ फ्री होल्स बच जाते हैं जो कि अनकंपेंसेटेड होते हैं। लाइकवाइज यहां हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं जो कि अनकंपेंसेटेड होते हैं। कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करके चले गए और जितने होल्स यहां पर मूव करके आ गए, उनका तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, और इन्होंने यहां पर क्या क्रिएट करा, एक जंक्शन क्रिएट कर लिया जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। लेकिन ड्यूरिंग दिस रिकॉम्बिनेशन कुछ चार्जेस अनकंपेंसेटेड यहां पर बच जाएंगे, और जो चार्जेस यहां पर अनकंपेंसेटेड बचेंगे वो इधर क्रिएट करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है बेटा पोटेंशियल बैरियर। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड depletion region. This region is called depletion region. अब इंपॉर्टेंट बात यह है, if the size of depletion region, if the size of depletion region is large, then it means
the charge carriers, then it means that the charge carriers will face difficulty in moving from N to P or P to N. So clearly we can say that resistance of the PN junction is increased and the flow of current is ceased. ये बात क्लियर होनी बहुत जरूरी है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझें। मैं फिर से फिगर बना देता हूं, बहुत क्लियरली इस बात को समझने की कोशिश करना बेटा कि डिप्लीशन रीजन क्या है और डिप्लीशन रीजन की फॉर्मेशन हो कैसे रही है। देखो, ये आपके पास पी टाइप, ये आपके पास एन टाइप। पी टाइप में क्या होंगे? होल्स, और ये होल्स कहां पर है? नियर टू द जंक्शन। एन टाइप में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर नियर टू द जंक्शन एज वेल। अब बिल्कुल जंक्शन के पास द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज वेरी लार्ज। अब होगा क्या? इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे और होल्स इधर आने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन और होल P से N में और N से P में रिस्पेक्टिवली मूव कर जाएंगे, तो इस फ्लो की वजह से जो करंट क्रिएट होता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। एंड दिस प्रोसेस इज, नहीं सॉरी, उस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूजिंग फ्रॉम N to P and holes are diffusing from P to N. तो अभी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पोलैरिटी टू द पीएन जंक्शन दिस इज हैपनिंग। हमने बाहर से कोई उसको पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करा, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड नहीं करी, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिकंबाइनिंग। ऐसा करते हुए देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रीजन, पी रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि दे आर लेफ्ट अनकंपेंसेटेड। लाइकवाइज एन में कुछ होल्स हो जाएंगे which are left uncompensated। अब अगर हम कहें कि N और P में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं they are left uncompensated, तो वो चार्जेस वहीं पर पड़े पड़े कुछ पोलैरिटी क्रिएट कर लेते हैं, डायपोल क्रिएट कर लेते। यानी यहां पर जो पोल क्रिएट होगा that will be a positive end, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां क्या क्रिएट हो जाएगा? एक नेगेटिव पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। इस पोलैरिटी को बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। अब इस पीएन जंक्शन के थ्रू कंडक्शन कराने के लिए, यानी करंट को फ्लो कराने के लिए, इट इज नेसेसरी दैट वी ओवरकम दिस पोटेंशियल बैरियर फर्स्ट। तो इस पोटेंशियल बैरियर को कैसे ओवरकम करेंगे वो अभी हम आगे सीखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि यहां डिप्लीशन रीजन इस पर्टिकुलर केस में अभी थिन है, लेकिन अगर डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाए तो क्या होता है? मैंने लिखा इफ द साइज ऑफ डिप्लीशन रीजन इज लार्ज then it means that the charge carriers will face difficulty in moving from N to P and from P to N. Clearly इससे ये समझ में आया कि इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की रेजिस्टेंस कंसिडरेबली हाई हो गई या कंसिडरेबली इंक्रीज कर गई। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है तो हम समझते हैं कि करंट का फ्लो वहां पर एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। टू एस्टैब्लिश द फ्लो ऑफ करंट हमें एक एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट कि यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो एन से और वो मूव करके कहां चले जाएं? पी में चले जाएं और रिकॉम्बिनेशन करना स्टार्ट कर दें होल्स के साथ।
अब इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कैसे होंगे? बाय द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम तोड़ेंगे कैसे? बाय प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी तो चाहिए कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके P से N से P में चले जाए। That current is called drift current. So there are two definitions. One is for the diffusion current and another one is for the drift current. लिखो बेटा, सबसे पहले diffusion current. During the formation of PN junction, holes diffuse from, during the formation of PN junction, holes diffuse from P to N and electrons diffuse from N to P. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. The rise of current due to the motion of due to the diffusion of these charges is called diffusion current. Now let's say कि अगर मैं यहां पर एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दूं and the external source is connected in such a way that positive terminal of the battery is connected to the P type and the negative terminal of the battery is connected to N type. ठीक है? यहां देखना क्या होगा ये कि ये सभी होल्स जो कि यहां पर प्रेजेंट हैं, ये पॉजिटिव है या कहीं पर भी प्रेजेंट होंगे पूरे सबस्ट्रेट के अंदर P टाइप में, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहीं पर भी प्रेजेंट होंगे पूरे सबस्ट्रेट में, वो इस टर्मिनल को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे किसकी तरफ मूव करेंगे? जंक्शन की तरफ। ऐसा होगा? बेटा, इज दिस पॉइंट क्लियर कि अगर हम बैटरी को कुछ इस तरह से कनेक्ट करें कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन की तरफ जाएंगे और इधर से जितने होल्स हैं वो भी जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। यस सर। नाउ ये जो आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल यहां पर अप्लाई करा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड्स a sufficient amount of electric field which tries to drift these electrons through this junction और ये पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर जाएगा। यानी याद ये रखना है कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है, आपका जो अप्लाइड पोटेंशियल होना चाहिए वो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होना चाहिए। उसी केस में आपके ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे इस जंक्शन से इस तरह। ठीक है? Yes, sir. And ultimately some current will be set up inside the PN junction diode. ठीक है? Yes, sir. अब अगर इसकी रिवर्स सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करें, उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो देखें क्या होगा। मान लें कि इसी सिचुएशन में ये P है, ये N है, यहां पर बहुत सारे होल्स थे, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, मैं इस बैटरी को रिवर्स करके लगा दूं।
यानी बेटा P को मैंने कनेक्ट करा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और N को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव होते हैं, दे ऑलवेज ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, तो वो कहां जाके इकट्ठा हो जाएंगे, नियर टू द टर्मिनल, और बीच में आपके पास यहां पर एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली ये होल्स किस तरफ जाएंगे, अगेन नियर टू द टर्मिनल्स, और यहां पर भी आपके पास एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। आई मीन दिस पर्टिकुलर रीजन इज बेसिकली डिवॉइड ऑफ एनी चार्जेस, ठीक है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज डिवॉइड ऑफ एनी टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, और यहां हम ये कहेंगे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, और यहां क्या हुआ था, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज थिन, और हम कह सकते हैं डिक्रीजेस। तो यहां डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ थी वो काफी थिन थी, तो पोटेंशियल बैरियर भी कम था, लेकिन यहां पर ये थिक हो गई तो पोटेंशियल बैरियर बिकम्स वेरी लार्ज। तो यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो बड़ा होगा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी ज्यादा होगी, और इस केस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ थिन थी और पोटेंशियल बैरियर भी कम था। सो इट इज इजियर फॉर अस टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विद दिस पोलैरिटी, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड को इस पोलैरिटी के साथ कंडक्ट कराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग, और इसको कहा जाता है रिवर्स बायसिंग। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन फॉरवर्ड बायसिंग डायोड कंडक्ट्स, इन फॉरवर्ड बायसिंग diode conducts, and in reverse biasing diode does not conduct। तो ये बात क्लियर है कि डायोड कब कंडक्ट करेगा और कब कंडक्ट नहीं करेगा, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, नो सर। अभी लिखो बेटा ड्रिफ्ट करंट। तो दो डेफिनेशन मैंने बोला था लिखने के लिए, पहला डिफ्यूजन, अब लिखें ड्रिफ्ट। अच्छा, अब ड्रिफ्ट बेसिकली है क्या वो यहीं पर समझेंगे, ठीक है, लिखो द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, the motion of charge carriers due to the contact potential difference or electric field, ओके ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, लिखो the motion of charge carriers due to contact potential difference or electric field gives rise to the drift current, समझो। ये वाली सिचुएशन में हमने कहा था कि देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि जंप करके पी साइड पर आएंगे,
और होल्स जंप करके कहां चले जाएंगे, एन टाइप में, और यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। ये हमने समझा था। अब यहां पर पड़े हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस जंक्शन को क्रॉस करने के लिए इस पोटेंशियल बैरियर को पहले ओवरकम करना पड़ेगा, यानी उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट होना चाहिए जिसकी वजह से वो इस जंक्शन को क्रॉस कर सके। नाउ दैट ड्रिफ्ट इज प्रोवाइडेड बाय द फील्ड अप्लाइड। अब ये अप्लाइड फील्ड जब हमने इस मैनर में अप्लाई करी, दैट पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन, तो यहां क्या होगा, एन ये पर्टिकुलर टर्मिनल रिपेल करेगा सभी नेगेटिव चार्जेस को, यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ, जंक्शन की तरफ। नाउ दैट अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट जो कि इस फील्ड ने अप्लाई करा, उस ड्रिफ्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करेंगे एंड अल्टीमेटली दे विल क्रॉस द जंक्शन। और जब ये जंक्शन क्रॉस करेगा तो दे विल मूव थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस, तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ज्यादा करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। इट मींस डायोड के थ्रू करंट प्रोवाइड कर करंट फ्लो करवाने के लिए आपके पास दोनों करंट्स इंपॉर्टेंट हैं, डिफ्यूजन एज वेल एज ड्रिफ्ट, बट द मोर इंपॉर्टेंट वन इज योर ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, क्लियर है बेटा ड्रिफ्ट करंट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब ये बता दो, Yes, sir. क्या तीनों चीजें क्लियर है? सबसे पहले पोटेंशियल बैरियर कैसे क्रिएट होता है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, Clear sir. होती है। दूसरा डिफ्यूजन करंट क्या है, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, तीसरा sir. ड्रिफ्ट करंट क्या है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चौथी चीज, दोनों सर्किट्स क्लियर है क्या, दोनों अरेंजमेंट्स क्लियर है कि ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस के अंदर विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज थिन और स्मॉल एंड पोटेंशियल बैरियर इज स्मॉल। लेकिन अगर हम यहां बात करें तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज लार्ज and potential barrier is also large, ये भी ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल बैरियर जितना ज्यादा होगा, we have to apply more amount of electric field or more amount of potential difference, contact potential difference, so that ये जितना ज्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ही इजी होगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के लिए। अच्छा अब आपको प्रैक्टिकल बात बता दूं। प्रैक्टिकल बात ये है कि जब इस सिचुएशन में बात करते हैं तो यहां पर डायोड को कंडक्ट कराने के लिए हमें जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो होती है वोल्टेज फॉर कंडक्शन इज 0.7 वोल्ट्स, इतनी ही वोल्टेज रिक्वायर्ड है। लेकिन जब हम यहां रिवर्स बायस में आते हैं तो रिवर्स बायस में वोल्टेज रिक्वायर्ड is 40 volts to 70 volts, वेरी कर जाता है। 40 वोल्ट से 70 वोल्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और इस केस के अंदर जो करंट आपको मिलता है दैट करंट इज इन द रेंज ऑफ फ्यू मिली एम्पियर्स, और यहां होगा करंट फ्यू माइक्रो एम्पियर्स में। तो सोचो ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद भी आपको माइक्रो एम्पियर्स में करंट मिलेगा, और यहां आप 0.7 वोल्ट भी अप्लाई कर दोगे तो भी आपको फ्यू मिली एम्पियर्स में करंट मिलेगा। यानी वोल्टेज कम और करंट यहां से 1000 टाइम्स ज्यादा, और यहां वोल्टेज ज्यादा लेकिन करंट कितना, 1000 टाइम्स लेस। ठीक है, तो रिवर्स बायस के अंदर जनरली करंट फ्लो नहीं करता है, बट अगर कुछ करंट हमें मिलता भी है तो दैट करंट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स, और जनरली ये जो करंट होता है ये आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। लेकिन फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम करंट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, Yes, सर। ओके सर रिवर्स बायस में जो हमारा वॉइड बनता है बीच में, हाँ सर तो मतलब पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से
तो माइनॉरिटी चार्ज कह रहे तो दूसरी तरफ नहीं आ जाने चाहिए? बेटा वहां पर अनकंपेंसेटेड जो चार्ज होता है वो मूव करता है बेसिकली, और जब बॉन्ड्स टूटेंगे ना, जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो, ऑल्दो कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड्स वहां पर टूटेंगे उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो माइन्यूट चार्जेस होते हैं, क्रिएट होते हैं। ऐसा मैं उसका नहीं पूछा सर, मैं वो पूछा जो हमारे मतलब बेसिकली पी साइड पे भी हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, वो मतलब जो पी साइड पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर वो मतलब वो उल्टी साइड नहीं चले जाएंगे अगर होल्स तरफ शिफ्ट हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएंगे? देखो बेटा, जब भी कभी बॉन्ड क्रिएट होगा, देखो होल्स तो मूव करते ही नहीं है, होल्स आर इमोबाइल आयंस। यस सर। जब भी कभी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो वहां से हमेशा एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो रिलीज होगा ना, Yes, sir. that can be created on both sides, either on the n or on the p side. यस सर। तो वो दोनों तरफ से फ्लो कर सकता है, जहां से उसको पोलैरिटी मिलेगी, समझ जहां से उसको पोलैरिटी मिलेगी। कोई नेसेसरी नहीं है कि हम यहाँ सिर्फ होल्स के बारे में ही बात करें और इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दें, ठीक है। देखो ये आपका n, ये p, अगर यहाँ कोई एक बॉन्ड टूटता है, यानी हमने यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्ट किया, ठीक है, n साइड पर, यहाँ कहीं अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक होल क्रिएट होगा, होल इमोबाइल आयंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा ना। नाउ दैट इलेक्ट्रॉन गेट्स दैट मच अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट, क्योंकि आप बात कर रहे हो किसकी, 40 to 70 वोल्ट्स के रेंज में, तो वो एक आधा कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि फ्लो करेंगे इसके थ्रू। इसी बैरियर पोटेंशियल की वजह से आपका जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना ज्यादा आ रहा है, बैरियर पोटेंशियल वहां पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए ही हमें कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ता है, ठीक है बेटा। और उस केस के अंदर भी जो करंट होते हैं वो काफी माइन्यूट चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिसकी वजह, या माइन्यूट नंबर में होते हैं, जिसकी वजह से ये माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा। ठीक है बेटा। यस सर। क्योंकि होता ये है कि जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो ना, ये 40 वोल्ट टू 70 वोल्ट, ठीक है, ये जो रेंज है 40 वोल्ट टू 70 वोल्ट, दिस पोटेंशियल इज बेसिकली कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब होता है जहां पर आपका जो सबस्ट्रेट है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन में चला जाए, और जब भी कभी ये ब्रेकडाउन में जाएगा तो वहां पर दो तरह के ब्रेकडाउन्स होते हैं। एक का तो नाम ही है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच का मतलब आप समझ सकते हो कि सडनली लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स वहां पर फ्लो करने लग जाना, ठीक है। Yes, sir. तो एवलांच ब्रेकडाउन में जब ज्यादा चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे, लेट्स से कि पी के अंदर ही ज्यादा चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, तो उनको तो रिकंबाइन करने के लिए अपने ही नेबरहुड में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो बहुत फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, एंड दोस फ्यू इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट दिस माइक्रो एम्पियर करंट, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, तो एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन दो तरह के ब्रेकडाउन्स होते हैं, और ये हम जनरली पढ़ते थे जीनर डायोड के अंदर। तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि जब भी कभी, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, एवलांच ब्रेकडाउन के लिए एक एसेंशियल कंडीशन होती है। वो एसेंशियल कंडीशन क्या है, कभी 1 मार्क में आ भी जाए, ऑल्दो क्या आएगा नहीं अब, बट अगर कभी आ भी जाए तो याद रखना कि इन केस ऑफ avalanche breakdown, the electric field, magnitude of electric field is in the order of 2 into 10 raised to the power 7 volt per meter। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जब होती है तब आपके पास, यानी अक्रॉस द जंक्शन, जो कि हमने कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, अगर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी आपके पास हम ये कह सकते हैं कि एवलांच ब्रेकडाउन
occurs. और जब वो एवलांच ब्रेकडाउन मिलेगा आपको, तभी ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे इन द पी साइड, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में जनरेट होंगे तो लाइकवाइज उतने ही आपके एन साइड में होल्स भी जनरेट होने चाहिए. तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो करता है, माइनॉरिटी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर पी में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे तो उनको अपने नेबरहुड में कोई एक होल मिल जाएगा जो कि उसके साथ रिकॉम्बिनेशन कर देगा. तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि जंक्शन को क्रॉस करते हैं, and ultimately the net flow of electrons or the charge carriers constitute the amount of current flowing through the junction. और उसी को आप बोलते हो कि रिवर्स बायस में वो जो मैग्नीट्यूड मिलता है आपको, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स. ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है. तो आई होप इतनी बात क्लियर है सबको. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. अच्छा, 1 मिनट हो गया बेटा. मैं हाँ ठीक है. एक्चुअली वन ड्राइव ओपन नहीं हो रही थी तो स्क्रीनशॉट नहीं आ रहे थे. अब आ गया, अब कोई इश्यू नहीं है. ओके, तो इतना पार्ट क्लियर है. लेट्स मूव ऑन टू द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. अब पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या होगा? ठीक है, देखें ध्यान से. अच्छा, ये हमने बोला था कि ये हमारा पीएन जंक्शन है, और डायोड का मतलब डाई मींस टू, ओड मींस इलेक्ट्रोड्स. तो डायोड मींस टू इलेक्ट्रोड्स, डिवाइस विद टू इलेक्ट्रोड्स. इसको हम लोग सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज डायोड. ये आपके पास डायोड का एनोड होगा बेटा, और ये होगा डायोड का कैथोड. अब जब भी कभी हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट डायग्राम्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस. ये है फॉरवर्ड बायसिंग, और इधर हम बात करेंगे रिवर्स बायसिंग के बारे में. तो जैसा कि हमने कहा था कि एक पीएन जंक्शन में आप पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और एन टाइप को नेगेटिव से. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग. तो जब सर्किट बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं बेटा, डायोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे इस तरह से. ये आपके पास एनोड होता है, ये आपका कैथोड. यानी इसको आप कहते हो P, और ये जो बार है इस बार को कहा जाता है N. तो N is connected to the negative terminal and the triangle is connected to the positive terminal. तो ये आपके पास क्या आएगा? The circuit of PN junction diode in forward bias. लेकिन ये जो वोल्टेज होनी चाहिए, दिस मस्ट बी फ्रॉम 0 to 1 वोल्ट, और सीरीज में आप इसके लगाएंगे एक मिली एमीटर और पैरेलल में लगाएंगे एक वोल्ट मीटर. प्लस माइनस. सो दिस इज योर पीएन जंक्शन डायोड. द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस. अब इसी का अगर मुझे VI या IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना हो तो कैसे बनेगा? IV कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए याद रखें, ये आपका करंट इन मिली एम्पियर्स और ये आपका वोल्टेज. तो जो VI कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इसका कुछ ऐसे बनता है. यहां पर जहां पर आप देख रहे हो इट स्टार्ट शूटिंग अप, ये पर्टिकुलर पार्ट, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज.
दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। और नी वोल्टेज को जनरली लिखा जाता है वी नी के साथ ऐसे। और फॉर सिलिकॉन डायोड दिस इज 0.6 to 0.7 volts for सिलिकॉन डायोड। जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे, जो कि आपको करना ही है, ठीक है, जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे बेटा, तो इसकी जो रीडिंग्स आती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है आपको। और किसी भी पीएन जंक्शन डायोड की रीडिंग यही आएंगी और कुछ आएगा भी नहीं। सीरियल नंबर, यहां आपने लिया करंट इन मिली एम्पियर्स, यहां आपने लिया वोल्ट मीटर इन वोल्ट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 रीडिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो बेटा 0 वोल्ट्स पे 0, 0.1 पर भी 0 मिली एम्पियर, 0.2 पर भी 0 मिली एम्पियर, 0.3 पर भी 0 मिली एम्पियर, 0.4 पे हो सकता है आपको 2 मिली एम्पियर दे दे, 0.5 पे आपको हो सकता है 5 मिली एम्पियर दे दे या 4 मिली एम्पियर दे दे। लेकिन 0.6 एंड 0.7 पर आपको जो रीडिंग मिलेगी वो लगभग 15 मिली एम्पियर के आसपास मिलेगी। यानी कि एकदम से शूट अप कर जाता है, ठीक है। तो जहां पर ये शूट अप करता है उसी को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो जैसे जैसे आप यहां से वोल्टेज वेरी करते हो फ्रॉम 0 to 1 वोल्ट, जैसे जैसे आप वेरी करते हो वैसे वैसे आप देखते हो कि करंट साइड पर जो नीडल है इट स्टार्ट्स पिकिंग अप। तो कितनी वोल्टेज पर वो पिक कर जाती है, वो 0.6 और 0.7 वोल्ट पर पिक करती है। एंड आफ्टर दैट एक कांस्टेंट मैक्सिमम करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट। दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग में हुआ क्या, सिर्फ ये हुआ कि सभी होल्स मूव कर गए जंक्शन की तरफ, सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए जंक्शन की तरफ, and due to the contact potential difference they get some drift and ultimately they start jumping the junction। और जब ये जंक्शन को जंप करना स्टार्ट करते हैं इन द लार्ज नंबर्स, तो यहाँ करंट सेटअप हो जाता है। एंड दिस इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। बायसिंग का मतलब सपोर्ट करना। तो इट सपोर्ट्स द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ चार्जेस, इट सपोर्ट्स द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन फैक्ट, ठीक है, और फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम दूसरे सिचुएशन में आ जाए बेटा, तो यहां पर हमारे पास एक पी सबस्ट्रेट, ये एन सबस्ट्रेट, ये पीएन जंक्शन बनाया हमने, इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करा कि पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इज रिवर्स देन इन द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस। हमने उसके कंपैरिजन में इसको रिवर्स कर दिया। ऐसा करने पर सभी होल्स मूव करके आ जाएंगे नियर टू द टर्मिनल, और सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आ जाएंगे, या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आ जाएंगे अगेन नियर टू द टर्मिनल। तो यहां पर बीच में बहुत माइन्यूट चार्जेस जो कि आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से वो बच जाते हैं, बट जनरली यहां पर पोटेंशियल बैरियर बहुत लार्ज हो जाएगा बिकॉज द डिप्लीशन रीजन थिकन्स। और पोटेंशियल बैरियर लार्ज होने का मतलब कि इस पर्टिकुलर रीजन की रेजिस्टेंस इट बिकम्स वेरी हाई। तो रेजिस्टेंस हाई हो गई तो आपको ज्यादा करंट प्रोवाइड कर या ज्यादा करंट फ्लो करवाने के लिए या कुछ भी करंट फ्लो करवाने के लिए ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। ज्यादा वोल्टेज इज इन द ऑर्डर ऑफ, जो कि हमने पहले भी बोला, 40 to 70 वोल्ट्स के अराउंड होता है फॉर अ सिलिकॉन डायोड। और जब हम इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा कि एक डायोड लेंगे बेटा, अगेन डायोड के पैरेलल में हमने लगाया एक वोल्ट मीटर, और डायोड को यहां हमने कनेक्ट कर दिया एक एमिटर के साथ साथ, ऑब्वियसली ये माइक्रो एम्पियर में होगा, एक रिवर्स बैटरी के साथ। और दिस रिवर्स बैटरी में जो पोटेंशियोमीटर आप लगाते हो, इसका पोटेंशियल वेरी करने के लिए आप अपने स्कूल में जब जाएंगे प्रैक्टिकल करने
तो वहां आप देखेंगे जिस किट पर आपसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया जाएगा वहां साफ साफ लिखा होगा 0 to 100 volts स्पेशली फॉर रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस किट 0 से 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए डायोड के अक्रॉस हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो करंट हमें मिलता है वो माइक्रो एम्पियर्स में ही मिलता है एंड इज बेसिकली ड्यू टू वेरियस रीजंस एंड वन ऑफ दोस रीजन इज द एवलांच ब्रेकडाउन, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, Yes, sir. लेकिन इसका जब आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करोगे तो इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। यहां होगा आपके पास आई इन माइक्रो एम्पियर्स, ये होगी वोल्टेज और इसका कर्व भी कुछ इस तरह का बनेगा। द पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स डिपिंग डाउन इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसे कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इधर हमें वोल्टेज मिली, ठीक है, इधर हमें करंट मिला और ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है दिस इज, मैंने पहले भी बोला 40 to 70 वोल्ट्स के बीच में आपको मिलेगी। ठीक है, Yes, sir. तो यहां से डायोड्स की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्लियर हो गई। Yes, sir. यस सर, ग्राफ क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ application of PN junction diode. Now the first application of PN junction diode is half wave rectifier. डायोड को बनाया ही इसलिए गया था कि हम इसको एज अ रेक्टिफायर यूज कर सकें। नाउ व्हाट इज अ रेक्टिफायर? लिखो बेटा, व्हाट इज अ रेक्टिफायर? What is a rectifier? Rectifier is an electronic device. Rectifier is an electronic device which converts AC to DC. Which converts AC to DC. अब ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग सभी जानते हैं कि उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है और इसी ऑल्टरनेटिंग करंट को हमें कन्वर्ट करना है डीसी में। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हमने डीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था दैट इट इज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन विद नो वेरिएशंस इन इट, बट डायोड से हमें जो डीसी मिलती है वो वेरिएबल डीसी होती है, वो एक कांस्टेंट डीसी नहीं होती है। इस तरह की डीसी को रिपल्ड डीसी भी कहा जाता है। अब ये रिपल्ड डीसी कैसे बना, क्यों बना, सबसे पहले समझेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। देखो जरा, हाफ वेव रेक्टिफायर, मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर और बेटा ट्रांसफॉर्मर क्लियरली आप देख पा रहे हो कि मैंने एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहां बनाया। द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इसको हम कनेक्ट करेंगे एक डायोड के साथ और इस डायोड से मिलने वाली आउटपुट को हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले लेंगे। RL, RL means load resistance. This is not a special type of resistance. In fact, अगर हम लोग एक LED की बात करें तो LED can be act as और LED can act as a load resistor. इसके अलावा आप लोगों के घरों में आप चार्जर्स और अडेप्टर्स यूज करते हो, ठीक है। अब वो जो अडेप्टर के साथ आपने अपना मोबाइल फोन लगा रखा है, चार्जर के साथ लगा रखा है या लैपटॉप लगा रखा है, ऑल्दो के घरों में आपके पास जो सप्लाई आ रही है दैट इज 220 वोल्ट एसी, बट आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, खासकर चार्जिंग डिवाइसेस, दे बेसिकली चार्ज ऑन डीसी, क्योंकि बैटरी को आप डीसी पे ही चार्ज करते हो।
जब आप उसको डीसी पे चार्ज करते हो तो वो आपको डीसी क्रिएट करके दे रहा है, बट ऑब्वियसली 220 वोल्ट तो नहीं होगा, तो वो कितना होता है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, इन डिफरेंट केसेस, मैक्सिमम केसेस में 5 वोल्ट। तो वो 5 वोल्ट डीसी में अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा 220 से एक सर्टेन वोल्टेज में। उसके बाद जब वो डायोड के थ्रू पास होगा तो आउटपुट डिवाइस जिसको के आप वो सप्लाई देना चाहते हो, डायोड की सप्लाई आप देना चाहते हो, दैट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड लोड रेजिस्टर। उसकी रेजिस्टेंस को हम लोग यहां पर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज द लोड। ये कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई चार्जिंग कंपोनेंट भी हो सकता है आपके पास पावर बैंक्स होते हैं, आप उनको भी चार्ज करते हो, तो वो भी एक लोड रेजिस्टेंस ही है। अब लेट्स से कि हमारे पास जो सप्लाई आ रही थी वो एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई थी यहां पर, तो ये सप्लाई का आपने एम्पलीट्यूड रिड्यूस कर दिया और ये 220 वोल्ट से कन्वर्ट हो गई, 220 वोल्ट एसी से ये कन्वर्ट हो गई आपका 5 वोल्ट लेट्स से के एसी के अंदर। अब अभी ये एसी है तो वेवफॉर्म कुछ ऐसी मिल रही होगी जो कि मैंने यहां पर बनाई है, ठीक है। अब जितनी देर के लिए ये वाला एंड, ये पर्टिकुलर एंड पॉजिटिव रहेगा तो बेटा उतनी देर के लिए ये वाला एंड नेगेटिव होगा, ठीक है। Yes, sir. ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में यही होता है, आपके पास दो सॉकेट्स में जब आप कोई एक 2 पिन प्लग लगाते हो तो एक आपका लाइव है, एक न्यूट्रल है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज रिमेन्स 220 वोल्ट, लेकिन ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है तो लाइव में एक बार आपके पास हो सकता है 1 सेकंड के अंदर 50 बार पॉजिटिव हाफ साइकिल रहे और 50 बार नेगेटिव हाफ साइकिल रहे। तो ऑब्वियसली जो दूसरा वाला पार्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो लोअर पोटेंशियल पर है, और विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो हायर पोटेंशियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि ये दो आपके पास 2 पिंस थे, ये तो अर्थ होता है, आप इसको छोड़ ही दें, ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, मान लिया कि ये हमेशा 0 वोल्ट पर रहेगा, लेकिन अगर ये प्लस 220 वोल्ट पे था यानी कि ये वाले पार्ट में, तो दिस टर्म या दिस पर्टिकुलर एंड इज टर्म्ड एज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, कह सकते हैं ना। बेटा ये Yes, sir. लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव मान सकते हैं। Yes, sir. अब जैसे ही ये -220 हो जाएगा बेटा, लेकिन ये तो 0 वोल्ट पे ही था, तो विद रिस्पेक्ट टू -220 ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। Yes, sir. Yes, sir. सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ये वाला एंड जब पॉजिटिव होगा और ये वाला एंड नेगेटिव होगा तो ये कौन सी पोलैरिटी आ गई, फॉरवर्ड बायस। सो डायोड विल कंडक्ट, तो डायोड विल कंडक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगी एंड ऑब्वियसली इस आउटपुट का एम्पलीट्यूड कंसिडरेबली छोटा होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट हाफ। As soon as the negative cycle reaches here, यानी अब ये पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो जाए और ये नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव हो जाए, तो डायोड किस में चला गया, रिवर्स बायस में। As soon as it goes into reverse bias, तो डायोड will not conduct, तो with respect to milliamperes करंट अब किस में जा रहा है, माइक्रो एम्पियर्स में, तो नेग्लिजिबल है, तो यहां आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी, इट बिकम्स फ्लैट। As soon as diode again goes into the forward bias condition, फिर से आपको कुछ आउटपुट मिलेगा और फिर से जैसे ही वो नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा there will be no output। अब आप देख रहे हो कि एक कंप्लीट एसी साइकिल को उसने सिर्फ हाफ पार्ट को ही रेक्टिफाई करा, हाफ पार्ट के लिए उसने आपको आउटपुट दिया ही नहीं। दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाफ वेव रेक्टिफायर की पेपर में
एक्सप्लेनेशन आ जाती है, वो कहेगा ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, द वेव फॉर्म एंड एक्सप्लेन द हाफ वेव रेक्टिफायर, या explain PN junction as a half wave rectifier with the help of a circuit diagram and also draw its waveform. ठीक है? Yes, sir. तो जो भी कुछ मैंने अभी आपको इस सर्किट को एक्सप्लेन करते हुए बोला, you only have to write all these words, all these things, all these lines. जैसे आप स्टार्ट करेंगे सर्किट बनाने के बाद, तो you only have to write that during positive half of the cycle, diode is forward bias and it will conduct. So we will have some output across the load resistor. As soon as the polarity gets reversed, during the negative half cycle, diode will not conduct because it goes into reverse bias. As in reverse bias, diode is not conducting, so we will be having no output across the load resistor. बस इतनी ही बात लिखनी है. And for this you have to or for this basically you will be awarded 3 marks. शायद 3 marks का ही आएगा पेपर में, या 2 marks का भी आ सकता है, हो सकता है 3 marks का आ जाए. ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. नोट्स इसके मैंने पहले जो आपको पीडीएफ दी है उसके अंदर भी है. ठीक है, आप लिखना चाहें वहां से भी लिख सकते हैं. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि वो बिल्कुल एनसीईआरटी में से बनी हुई है, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि आपको इसको समझना है कि ये काम कैसे कर रहा है. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर. अब बेटा देखो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है. हाफ वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में वी यूज ओनली सिंगल डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर दोनों डायोड्स होंगे. एंड एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ फुल वेव रेक्टिफायर. सो वी विल बी हैविंग आउटपुट इन दीस केस, इन दीस रीजन्स आल्सो, जहां पर अभी हमें 0 वोल्ट्स मिलता है, कुछ मिल ही नहीं रहा. ठीक है, अब कैसे सर्किट बनेगा? बहुत आसान है. आप एक डायोड लें, दिस इज योर डायोड D1. ये है आपके पास आउटपुट ऑफ द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. एक और डायोड हम यहां पर लगा दें, सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 2 डायोड्स. और एक काम करेंगे, अब लोड रेजिस्टर को बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर. इसे सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर भी कहा जाता है, या फिर आप इसको फुल वेव रेक्टिफायर तो कहते ही हो. ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर. अगेन ये आपके पास आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, और इसको हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया 220 वोल्ट AC. Now this is diode D1 and this is diode D2. This is load resistor RL. ठीक है, again the concept remains the same for load resistor. कि हमने बोला लोड रेजिस्टर क्या होगा, तो जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंपोनेंट्स आपके लोड रेजिस्टर्स हो सकते हैं. जैसे अच्छा, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो पुराने आज से कुछ साल पहले तक अगर चले जाएं, लेट्स से 10-12 साल पहले, तो पहले 2 व्हीलर्स होते थे, स्कूटर्स, बजाज, चेतक, प्रिया होते थे ना, देखे हैं किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप उस स्कूटर को, या आज भी किसी के पास हो, तो आप ऑब्जर्व करना वही पुराने टाइम का स्कूटर. ठीक है, नए में तो आजकल टेक्नोलॉजीज आर डिफरेंट. ठीक है, आजकल तो डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आती हैं, लेकिन उस टाइम पर एक हेडलाइट ही होती है. ठीक है, अगर रात के टाइम पर जैसे आपने स्कूटर को किक मारी, स्टार्ट किया, ठीक है, और आप उसको एक्सेलरेटर नहीं दे रहे, रेस नहीं दे रहे, और लाइट ऑन करके छोड़ दें, क्या ऑब्जर्व करते थे आप उसकी लाइट में? लाइट बहुत डिम रहती थी. लाइट डिम रहती थी. दूसरी एक और बात, लाइट ना इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप करती रहती थी, हल्का हल्का. ये सब कभी हल्का ऑब्जर्व हल्का है ना? झपकती रहती थी ये सब. It's a flicker. लेकिन अगर आप उसकी रेस दे दें जोर से, तो बीम दूर तक जाती थी, ऐसा ही होता था, और वो फ्लिप फ्लॉप आपको दिखाई नहीं देता था. Yes, sir. Yes, sir. वापस आ जाओ हाफ वेव रेक्टिफायर पे, देखना ध्यान से. जब आपने रेस नहीं दी, इट मींस फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो.
यानी जो ऑल्टरनेटर है आपके स्कूटर के अंदर, उसके जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो बहुत कम थे। नंबर ऑफ साइकिल्स कम होने की वजह से यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दीज पार्ट्स, जहां पर के वो कोई लाइट दे ही नहीं रहा था या कोई आउटपुट दे ही नहीं रहा था। वहां पर हेडलाइट में बल्ब को कनेक्ट कर रखा होता था एक हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी एक सिंगल डायोड और एक सेफ्टी रेजिस्टर के साथ। इसीलिए वो आपको इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप करता हुआ दिखाई देता था। आजकल तो बाइक्स और गाड़ियों की लाइट आप ऐसे ही ऑन कर दो, आपको जरूरत ही नहीं है उसको रेस देने की। ठीक है, आप रेस दो या ना दो, उसकी बीम कांस्टेंट बीम होती है, क्योंकि अब आप 24 वोल्ट की बैटरी लगाने लग गए हो गाड़ियों के अंदर, चाहे वो बाइक हो चाहे कोई भी चीज हो, 24 वोल्ट की बैटरी लग जाती है उसके अंदर। तो 24 वोल्ट चार्ज होता रहता है ऑल्टरनेटर से। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, वो डायरेक्ट ऑल्टरनेटर से सोर्स आता था और वो एक हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू बल्ब में लगा दिया चला था। ठीक है, तो आपको ये पार्ट वहां पर क्लियरली विजिबल होता था और ये फ्लिप फ्लॉप्स आपको दिखाई देते थे। आज की डेट में वो नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी शायद इस एग्जांपल से कि हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली काम कर कैसे रहा। ठीक है, Yes. Yes, sir. फुल वेव रेक्टिफायर में इसकी इस एक प्रॉब्लम को दूर कर दिया कि ये बीच में हमें जो ब्लैंक्स मिल रहे हैं ये नहीं मिल रहे। कैसे नहीं मिलेंगे, वापस यही आ जाए कि आपको यहां पर 220 वोल्ट एसी मिल रहा है। अब इसी 220 वोल्ट एसी में बेटा जैसे ही ये वोल्टेज रिड्यूस होके यहां पर कन्वर्ट होके आया, लेट्स से 57 वोल्ट डीसी जो भी कुछ था, और वो सॉरी एसी, लेकिन वो कैसा था, ऑल्टरनेटिंग ही था। as soon as this is positive, so this becomes negative, यही होगा। Yes, sir. Yes. So during positive half of the cycle, diode D1 conducts. ठीक है, when during positive half of the cycle, diode D1 conducts, तो इसकी जो आउटपुट मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूंगा बेटा, उसको ध्यान से देखेंगे। ये हाफ वेव रेक्टिफायर था और ये आउटपुट बनेगी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। जब डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है तो करंट कैसे जा रहा है आपके पास, ऐसे चलेगा और आरएल के थ्रू आके यहां सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस इस अपर लूप के अंदर ही आपको करंट मिल रहा है, लोअर हाफ में आपको करंट ही नहीं मिलेगा बिकॉज D2 इज इन रिवर्स बायस। ठीक है, तो आपको जो करंट मिला फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, वो आउटपुट मिल गई किसकी वजह से, D1 की वजह से। लेकिन जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होगी, this becomes negative and this becomes positive. For the negative half cycle, diode D2 conducts and D1 goes into the reverse bias. तो अब आपके पास यहां पर भी आउटपुट आ गई, D2 वापस D1 में भी आ जाएगी और फिर से D2 में भी आ जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एक जो एनॉमली थी किसमें, और सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर की जो लिमिटेशन थी, दैट लिमिटेशन इज ओवरकम इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। और यहां पर आपको जिस जिस पार्ट पर आउटपुट नहीं मिल रही थी वहां पर भी आउटपुट मिली, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड, या हम ये कहें कि वो ज्यादा बेटर हो गया, आउटपुट आपको ज्यादा कॉन्टिन्यूअस मिलने लगी। ऑल्दो कि इन रिपल्स को भी हम लोग और कम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ फिल्टर सर्किट्स, लेकिन फिल्टर सर्किट्स आपके स्कोप से बाहर की बात है, आपको नहीं पढ़ने हैं। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि पाई फिल्टर होता है, चेबिशेव फिल्टर होता है, ठीक है, बैंड फिल्टर होता है और बैंड पास फिल्टर होता है। तो हम उसको कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर की कॉम्बिनेशंस के साथ बना सकते हैं और इसी आउटपुट को फिल्टर से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो ज्यादा क्लीन हमें आउटपुट देता है, ज्यादा स्टेबल आउटपुट देता है। अभी भी यहां पर जो वेरिएशंस हमें दिखाई दे रहे हैं वो फिल्टर से निकलने वाली आउटपुट के अंदर उतने वेरिएशंस नहीं होते हैं, बट फिल्टर सर्किट्स आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, और वो आप सिर्फ इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे जाके, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज सर्किट्स हियर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर आई होप के क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, डायोड की रेजिस्टेंस की बात अगर करें तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड
आइदर इन द केस ऑफ हाफ वेव और फुल वेव, किसी भी डायोड की रेजिस्टेंस की बात करें तो डायोड रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, जो कि हमने एक फॉरवर्ड बायस डायोड वाली जो फिगर बनाई थी, सॉरी जो टेबल बनाई थी और उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया था। या तो आप वहां पर स्लोप निकाल लो ग्राफ का, ठीक है, आईवी ग्राफ है तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी वहां से, या फिर सीधी सीधी सी बात है, डायोड रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, या फिर आप लिख सकते हो V अपॉन I। जब हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा I लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड AC रेजिस्टेंस, और जब हम सिर्फ V अपॉन I लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड DC रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो यहाँ डायोड की दो तरह की रेजिस्टेंस जनरली हमें कैलकुलेट करनी होती हैं, बट ये भी आपके स्कोप के बाहर की बात है, बट फॉर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फिर भी आपको बता दिया। कई बार वो ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है, जैसे कहेगा बता दो भाई AC रेजिस्टेंस क्या होगी, तो कुछ नहीं है, वहां आपको वेरिएशन एक ग्राफ दे रखा होगा, उस ग्राफ के अंदर आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ वोल्टेजेस दे रखे होंगे, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ले लेना, वहां से स्लोप निकाल लेना, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I इज AC रेजिस्टेंस। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि आपका ना NCERT का एक एग्जांपल है, ठीक है, उस NCERT के एग्जांपल में आपको AC रेजिस्टेंस और DC रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो डायोड में NCERT में देखना आपका पहला ही एक एग्जांपल होगा डायोड के बाद, जहां पर वो आपको रेजिस्टेंस निकालने को बोलेगा, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो बाय टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स देयर। तो आई होप कि यहाँ से ये क्लियर है। अच्छा ये बताओ, क्या अभी एलईडी और फोटो डायोड कर सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में करना है? जैसा आप कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोलो, अगर ज्यादा हो गया है तो मना सर कर दो। नेक्स्ट में कर लेते हैं। So next में. चलो ठीक है, तो इतने को पढ़ के रखेंगे बेटा, ठीक है। और जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं आप उससे पढ़ लेना, और एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना। देखो सेकंड बुक के अंदर आपके 2-3 चैप्टर्स हैं, आप ऑप्टिक्स को अगर छोड़ भी दें और आप उसको सिर्फ डेरिवेशन पार्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल जरूर और जरूर करना बेटा उसके भी एनसीईआरटी के। बट ये वाले जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे आपका ड्यूअल नेचर है, चाहे आपका एटम न्यूक्लियाई है, तो वो आप कोशिश करें कि आप एनसीईआरटी से ही पढ़ें और किसी बुक को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज गुड इनफ फॉर ऑल दीज चैप्टर्स, ठीक है। Yes, sir. Okay. So now your course remains of hardly 2 classes, ठीक है। नेक्स्ट में फोटो डायोड और ये करने के बाद we will start dual nature of matter, और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी 2 ही क्लासेस का पार्ट है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन परसों, ठीक है, तो वहां हम लोग ये करेंगे, और शाम को ऑनलाइन में तो ये करेंगे ही, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. Yes. ओके बेटा, इतना ही रखते हैं। Okay, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है बेटा, Thank you. ओके बेटा। सर हाँ जी, हाँ जी। सर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास आप रख सकते हो कीबोर्ड से पहले? एक्चुअली मैं बेटा 21st को है ना जरा? सर 21st को नहीं है, 21st को केमिस्ट्री का, उसके बाद 23rd को है। हाँ तो पहले रख ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर रे ऑप्टिक्स में एक बार आप करवा देना। जब जब बोलेगा तब रख दूंगा बेटा। ओके सर, मतलब सिलेबस होने के बाद, मतलब अब 2 हाँ क्लास। हाँ हाँ, एनी टाइम बेटा। ओके सर, थैंक यू। ओके।